So our today's lecture is lecture number 18 and today we will describe the what is the internet. इंटरनेट हम किसको कहते हैं? Basically the internet is a vast network that connects computer all over the world. जो computers को connect करता है all over the world उसको हम कहते हैं internet. ठीक है? Through the internet people can share information and communicate from anywhere. कि इंटरनेट से क्या होता है कि लोग जो हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं विद ईच अदर। अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंटरनेट, कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन थे? ही वाज विंड सर्फ, बॉब किंग से उनका ताल्लुक था। और आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। First is the client, second is the server and third is the protocol. Client क्या होता है? The data interaction primarily occur between the client and the server. Client basically वो होता है जिसको something required होती है। Client request करता है किसी data का कि from the server and they are linked via network. तो इनको network के जरिए लिंक किया जाता है। देन सर्वर की बात आ जाती है, तो सर्वर की मेन जॉब होती है कि वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करे, सर्वर। और प्रोटोकॉल आता है, इट इज द मेथड बाय व्हिच डाटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। ये वो डाटा है जिसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाना है, ये प्रोटोकॉल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल हैं, एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको TCP कहते हैं और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सो हमने 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा। ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के? क्लाइंट होता है, सर्वर होता है और प्रोटोकॉल होता है। देन नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या होती है वायरलेस कम्युनिकेशन? ये एक मेथड है इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिट करने का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट यूजिंग एनी कनेक्शन लाइक वायर्स, केबल्स और एनी फिजिकल मीडियम। ये बेसिकली क्या मेथड है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन इसमें कोई भी वायर यूज नहीं होती, कोई भी केबल यूज नहीं होती, कोई भी फिजिकल मीडियम यूज नहीं होता। सो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या हुई कि ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं होती जो फिजिकली जो है मौजूद हो। अब वायरलेस कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, एक है ट्रांसमिशन, एक है चैनल, एक है रिसेप्शन पाथ। ट्रांसमिशन क्या है? अ टिपिकल ट्रांसमिशन पाथ ऑफ ए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एनकोडर, एनक्रिप्शन, मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब के एनकोड करना, एनक्रिप्ट करना, उसको मॉड्यूलेट करके मल्टीप्लेक्स करना, ट्रांसमिट करना है ना। तो बेसिकली जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे उसको, जिसको उसने ट्रांसमिट करना है, तो उसको एनकोड करेगा, उसको कोडिंग उसकी करेगा, फिर एनक्रिप्शन करेगा, उसको कनेक्ट करेगा। आपने देखा होगा कि जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो उससे ऊपर लिखा होता है कि 1 to 1 एनक्रिप्टेड, कि इसके एंड्स 2 लोगों के पास ही हैं, एक आपके पास है या जिसके पास चैट है उसके पास है, और कोई थर्ड पार्टी नहीं है बीच में। मॉड्यूलेट करता है, उसको चेंज करता है, मल्टीप्लेक्स करता है। चैनल क्या है? चैनल इन द वायरलेस कम्युनिकेशन इंडिकेट्स द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल्स को जो ट्रांसमिट किया जाता है उनके मीडियम को इंडिकेट करता है, दैट इज ओपन स्पेस। वायरलेस चैनल इज अनप्रेडिक्टेबल एंड आल्सो हाईली वेरिएबल एंड रैंडम इन नेचर। वायरलेस चैनल जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है, वेरिएबल है और रैंडम होता है। देन कम्स द रिसेप्शन पाथ। रिसेप्शन पाथ क्या होता है? Job of the receiver is to collect the signal from the channel and reproduce it as the source signal.
तो रिसीवर का बेसिकली काम ये होता है कि जो सिग्नल आ रहा है चैनल से उसको कलेक्ट करना और उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको दोबारा प्रोड्यूस करना। जिस तरह वो उधर से प्रोड्यूस हुआ था, जिधर से इंफॉर्मेशन आ रही थी, ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी, वैसे ही उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना। द रिसेप्शन पाथ ऑफ ए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्राइज ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग, डीमॉड्यूलेशन, चैनल और डीकोडिंग। पहले हमने देखा कि ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एनकोड किया जाता है, उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, उसको मॉड्यूलेट किया जाता है, उसकी मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। लेकिन रिसेप्शन पाथ में ये सारा अपोजिट होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी, ठीक है, डीमॉड्यूलेशन होगी, चैनल होगा, डीकोडिंग होगी, उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज पहुंचाया जाएगा। देन ऑप्टिकल फाइबर, कल भी हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट नो वी विल डिस्कस इट इन एक्सप्लेनेटिव वे। तो ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक्स आपको पता है बेसिकली लाइट से कनेक्टेड चीजों को कहते हैं। मैंने आपको कल कहा था कि ऑप्टिकल फाइबर का जो साइज होता है वो हेयर लाइक होता है, एक बाल जितना साइज होता है, और इसकी जो बेसिकली प्रोडक्शन एबिलिटी है वो काफी टाइम्स जो है ज्यादा होती है बाकी वायर से। ये एक बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन डिवाइस है जो लाइट पल्सेस को यूज करती है that travel down a long fiber which is commonly constructed of plastic or glass, जिसकी कॉमनली जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक का बना होता है या ग्लास का बना होता है। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्वेंटेड बाय नरिंदर सिंह कैपेने। किसने इसको इन्वेंट किया, उसका नाम था नरिंदर सिंह कैपेने। सो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लाइट पल्सेस को यूज करती है। आपसे अगर कोई पूछे कि चीज को यूज करती है तो आपने बताना है कि लाइट पल्सेस को यूज करके एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है, और इसकी जो कंपोजिशन है उसमें प्लास्टिक होता है या क्या होता है, गिलास होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स की लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक है कोर, एक है क्लैडिंग और एक है बुफर। कोर जो है ये बेसिकली ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है, और जितनी ज्यादा कोर होगी इतनी ज्यादा जो है लाइट जो है, जितनी बड़ी कोर होगी इतनी ज्यादा लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगी फाइबर के अंदर, ठीक है। अब कोर क्या है, दिस इज द लाइट ट्रांसमिशन एरिया ऑफ द फाइबर इधर ग्लास और प्लास्टिक। यहाँ पे बेसिकली यहाँ से क्या होना है, लाइट ने ट्रांसमिट होना है। जितनी ज्यादा बड़ी कोर होगी इतनी ज्यादा लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगी फाइबर के अंदर। उसके बाद क्लैडिंग आता है। क्लैडिंग का काम क्या है कि एक लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, एक लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करना एट द कोर इंटरफेस इन द ऑर्डर टू कॉज रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली कल मैंने आपको इसका फिनोमेना दिखाया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही थी, जितनी लाइट जाती थी उतनी दोबारा रिफ्लेक्ट होती थी, ताकि लाइट वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो सके फाइबर से। तो रिफ्लेक्शन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या कौन सा मैकेनिज्म होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म होता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि आप स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में है, बेसिकली आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक वैल्यू है जो क्या है, फ्रॉम द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू दैट इन द सेकंड मीडियम ऑफ रेट टेस्टिंग। एक आपने वैक्यूम को कंसीडर करना है और एक दूसरे किसी मीडियम को कंसीडर करना है जिसकी डेंसिटी थोड़ी ग्रेटर। तो उनकी अगर आप रेशियो निकालेंगे, आप उनको डिवाइड करेंगे, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने शायद पढ़ा होगा कि n इज इक्वल टू c/v होता है। तो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है कोर में, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। फिर उसके बाद बफर जो करते हैं, कोटिंग जो होती हैं वो मल्टी लेयर्स ऑफ प्लास्टिक्स होती हैं जो अप्लाइड टू प्रिजर्व फाइबर स्ट्रेंथ, एब्जॉर्ब शॉक एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा फाइबर प्रोटेक्शन। तो फाइबर की जो स्ट्रेंथ है उसको वो प्रिजर्व करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और एक्स्ट्रा फाइबर प्रोटेक्शन देता है।
फाइबर की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऊपर देता है, एक लेयर लगाता है। अब ये बुफर कोटिंग्स जो हैं ये अवेलेबल होती हैं फ्रॉम 250 माइक्रॉन्स टू 900 माइक्रॉन्स। तो ये माइक्रॉन्स में ये कोटिंग्स ऊपर की जाती हैं ताकि उसकी प्रोटेक्शन जो है उसको मेंटेन किया जा सके। बफर्स बेसिकली क्या है, ये कोटिंग्स है, ठीक है। अब हम टाइप्स की तरफ अगर जाएं, ये तो एक उनका लेयर्स हो गई। अब हम अगर टाइप्स की तरफ जाएं, कुछ होते हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, कुछ होते हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो सिंगल मोड होते हैं, सिंगल मोड का कलर होता है येलो, मल्टी मोड का कलर होता है ऑरेंज। सिंगल मोड जो है वन सिग्नल एट अ टाइम रिसीव करता है, लेकिन मल्टी मोड जो है ये मल्टीपल सिग्नल एट अ टाइम रिसीव कर रहा होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो सिंगल मोड जो है इसमें डिस्टेंस की सूटेबल होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि एक ही सिग्नल होता है वो उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकता है। लेकिन मल्टी मोड जो है इसमें मैनी सिग्नल्स होते हैं, मल्टी सिग्नल्स होते हैं, तो ये सूटेबल होता है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को बढ़ाना, प्रोपेगेट करना, उसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। ऑप्टिकल फाइबर्स में एम्पलीफायर्स का क्या रोल है? एक ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर जो है क्या करता है, इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग डाटा इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर यूज होता है। एम्पलीफायर्स को इंसर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्लेसेस पे ताकि ये सिग्नल्स को बूस्ट करने, मैंने आपको बताया कि प्रोपोगेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं इन अ सिस्टम वेयर द सिग्नल्स आर वीक। जहाँ पे सिग्नल्स वीक होते हैं वहां पे एम्पलीफायर्स को इंसर्ट किया जाता है ताकि ये क्या करें, बूस्ट करें, प्रोपोगेट करें ऑप्टिकल सिग्नल्स को। अब ये बूस्ट क्या होगा कि ये बेसिकली allows the signals to be successfully transmitted to the remaining cable length। तो इतना इसको प्रोपोगेट कर देगा, इतना बढ़ा देगा कि वो आगे जो रिमेनिंग केबल लेंथ है उसमें भी इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, उनको वो प्रोपोगेट हो जाएंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक है, ये है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कोई भी चीज जो मशीन्स की मदद से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो भी हम अपने मशीन्स के जरिए से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क। ऐसे टास्क, कॉग्निटिव टास्क वो टास्क होते हैं जो बेसिकली डिपेंड करते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के, थिंकिंग, सोचना, परसीव करना, किसी चीज को समझना, लर्न करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन लेना। तो बेसिकली अगर ये टास्क हम मशीन की मदद से हासिल करेंगे तो इसको हम कहेंगे जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे मीनिंग्स में क्या होगा, ये होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन एमसी कार्थे। तो बेसिकली जॉन मैकार्थे जो है वो इसका फादर है। अब बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अगर ओवरव्यू दे दूं, तो इसका ओवरव्यू ये है कि जैसे हम एक प्लानिंग करते हैं, कोई काम करने के लिए हम सोचते हैं, उस पे हम ध्यान देते हैं, उसको हम परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो अगर यही काम मशीन परफॉर्म करेगी तो इसको कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स। रोबोट्स जो आजकल यूज हो रहे हैं, जो इंसानों की जगह इंसानों जैसे काम करते हैं। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, खुद ही उन्होंने देख लेना है कि ये रूट हमें जो है, तो बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो बेसिकली क्या, उनका पर्पस क्या होता है कि वो ऐसी कार्स हैं जो खुद ही चलती रहती हैं और उनमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं
जो खुद ही सेंस कर लेते हैं कि देयर इज अ ट्रैफिक, देयर इज अ ब्लॉकेज, देयर इज समथिंग दैट इज नॉट गिविंग अस अ क्लू टू मूव। स्मार्ट असिस्टेंट्स होते हैं जो आपको बेसिकली प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस, वर्चुअल ट्रैवल बुकिंग एजेंट्स, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। तो ये सारे ऐसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन्स आ गई हैं जो बेसिकली उनका काम क्या होता है कि बेसिकली उनका काम ये होता है कि ह्यूमन जैसी एक्टिविटी परफॉर्म करना, लाइक ह्यूमन परफॉर्मेंस देना, इनका ये काम होता है। देन द कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि लर्न करना, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन परसीव करना, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की आपकी, वो आपका ये कि आप ट्राई करते हो और एरर करते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज की कोई ट्राई करें, उसको करने की ट्राई करें, बट वी मेक एनी एरर, देन वी करेक्ट दैट। तो इसको लर्निंग कहते हैं कि हमने कोई काम किया, वो हमसे नहीं हुआ, हमने उसमें एरर कर दी, तो उसको हमने लर्न किया कि ये एरर आई, उसको हमने फिर करेक्ट कर लिया। तो बेसिकली लर्निंग इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर रीजनिंग, जिसको हम लॉजिक कहते हैं, या जजमेंट्स को जनरेट करना एक गिवन सेट ऑफ फैक्ट से, ये बेसिकली वैलिडिटी के रूल ऑफ वैलिडिटी पे बेस करते हैं। रीजन देना, लॉजिक प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? लॉजिक प्रोवाइड करना। आपको पता हो कि ये व्हाई आई एम डूइंग सो, तो ये अगर मशीन परफॉर्म करेगी काम, तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक कंपोनेंट बन जाए। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बेसिकली एक किस पे डिपेंड करता है? एप्लीकेशन पे और डेटा की मैनिपुलेशन, जिसमें आपने क्या करना है? प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करना। तो अगर ये मशीन करती है तो ये उसका कंपोनेंट बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर परसेप्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। परसेप्शन हेल्प्स टू बिल्ड मशीन्स और रोबोट्स दैट रिएक्ट लाइक ह्यूमन। ये ह्यूमन लाइक बिहेव करते हैं, परसीव कर लेते हैं, खुद ही परसीव कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, information technology uses computer software to understand inputs in the form of sentences using text or speech। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो हैं इंसर्ट कर दिए गए हैं, जो खुद ही एक्सेस कर लेते हैं कि ये क्या जबान बोली गई है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी वर्डिंग। सो दे आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि ये सारे काम इंसानों के परफॉर्म करने वाले हैं, ये इंसान इसको परफॉर्म करते हैं, but they are being performed by, when they are being performed by machines, then it is the artificial intelligence। अब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एक होती है, इसकी टाइप्स में अगर देखें, एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस होती है और एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होती है। नैरो इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि थोड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, एक मशीन है, उसका एक फंक्शन है, चैट बॉक्स है, आपको पता है जी इसमें चैट्स होनी है, जस्ट एक ही फंक्शन है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आ जाती है, इसमें यह है कि ये ह्यूमन लाइक एक्ट करेगी। कोई मशीन जो है वो क्या किसकी तरह काम करती है? ह्यूमन की तरह काम करती है। जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स वीए होते हैं, ठीक है। आप अमेज़न पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, अमेज़न पे काम करते हो, आपका बिजनेस है, वहां पे आपकी शॉप की लिस्टिंग करनी है, आपकी शॉप के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लिस्ट करना है, उनको प्रॉपरली जो है असाइन करना है, उनको प्रॉपरली मार्केट करना है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम है। अगर ये मशीन परफॉर्म करेगी तो ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाए, क्योंकि ये काम जो है ह्यूमंस का है, लेकिन अगर मशीन परफॉर्म करेगी तो इट इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और उसके बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाती है कि एक मशीन है लेकिन फंक्शंस मल्टीपल है। अलेक्सा, वर्चुअल चैट बॉक्स,
So these are the examples of the artificial general intelligence. उसके बाद what do you understand by term robotics? रोबोटिक्स क्या है? हमने रोबोटिक्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने डिस्कस किया रोबोट क्या होता है। बेसिकली रोबोटिक्स जो है ये रोबोट वर्ड की एक्सटेंशन है। हम अगर रोबोट को स्टडी करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज रोबोटिक्स। और इसका जो one of its first uses came from the CZ writer Karel Capek, who used the word in his play Rossum Universal Robots in 1920. तो बेसिकली इसका जो वर्ड आया, एक उसने प्ले लिखा, किसने? सीजेच राइटर ने। सीजेच आपको पता होगा शायद कि एक मुल्क का नाम है, ठीक है। इसको कहते थे चेकोस्लोवाकिया। इस मुल्क को सीजेच, एक सीजेच रिपब्लिक बन गई और एक स्लोवाकिया रिपब्लिक बन गई। ये एक मुल्क टूटा और दो हिस्सों में तकसीम हुआ। तो सीजेच राइटर था ये, इसका नाम था कैरल कैपिक, जिसने अपने प्ले में ये वर्ड यूज किया रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स इन 1920। ये बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन करें हम तो ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ये एक इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है दैट इन्वॉल्व्स अ कंसेप्शन, कंसेप्ट होना, डिजाइन करना, उसको मैन्युफैक्चर करना और रोबोट्स की ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। देन इज रोबोटिक्स की डेफिनेशन। ये ब्रांच है, रोबोटिक्स क्या है? ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो कंसेप्शन, डिजाइन, मैन्युफैक्चर और ऑपरेशन को के साथ डील करती है। अब रोबोटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने क्या करना है? क्रिएट क्या करना है? इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट करनी है दैट कैन असिस्ट ह्यूमंस इन वैरायटी ऑफ थिंग्स, जो ह्यूमंस को असिस्ट करेंगे। हालांकि वो ह्यूमन नहीं है, वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, बट दे कैन असिस्ट द ह्यूमन इन अ वेरी ह्यूमन वे। इसमें काफी फॉर्म्स हो सकती हैं। रोबोट में रिजेंबल अ ह्यूमन, ह्यूमन से रिजेंबल कर सकता है, एक जैसा लग सकते हैं। और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक एप्लीकेशन, या फिर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन जो है इंसर्ट कर देते हो अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपनी किसी डिवाइस कि वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ऑटोमेटिक होता है, खुद ही काम करता जाता है, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने बात की, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं रोबोट्स की। ये माइट भी एक ह्यूमन शेप हो और माइट भी जो है ये रोबोटिक एप्लीकेशन की फॉर्म है। और उसके बाद सच एज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन व्हिच स्टिमुलेट्स द हाउ ह्यूमन एंगेज विद द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म रेपिटेटिव रूल्स बेस्ड टास्क। तो बेसिकली ये आपको एप्लीकेशंस किसमें हेल्पफुल होता है? ये हेल्पफुल होती है कि आपने जो टास्क परफॉर्म करने हैं विद सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म रेपिटेटिव रूल बेस्ड टास्क। तो एक उनको रूलिंग उन टास्क सी है, एक उनका फार्मूला ऐड कर दिया गया है, इस फार्मूले पे चलेगा तो आप वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस आपकी हेल्प करेगा और वो खुद ही वो सारे एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर। सो दिस वाज ऑल द रोबोटिक्स। उसके बाद जीपीएस सिस्टम क्या होता है? हम जीपीएस सिस्टम पे आते हैं। इट इज कॉल्ड द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। मैंने आपको शायद कल भी इसके बारे में बताया था कि इट इज अ नेविगेशन सिस्टम यूज सैटेलाइट्स अ रिसीवर एल्गोरिथम टू सिंक्रोनाइज लोकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम डेटा फॉर एयर, सी एंड लैंड ट्रैवल। तो बेसिकली आपको एक लोकेशन प्रोवाइड जो करता है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आपको नेविगेशन प्रोवाइड करता है, आपको आपका वे प्रोवाइड करता है। मैंने अगर जिधर मैं बैठा हूँ, इधर से लाहौर जाना हो, इधर से इस्लामाबाद जाना हो, इधर से किसी भी कैपिटल किसी भी सिटी में जाना हो, व्हाट आई विल डू, आई विल पुट इट ऑन द मैप। व्हाट मैप विल गिव मी, मैप क्या मुझे देगा? वो उसका रूट देगा जो सक्सेसफुल रूट होगा। उसके बाद वो मुझे उसका टाइम बताएगा और डिफरेंट टाइप्स में टाइम बताएगा, बाइक के लिहाज से, गाड़ी के लिहाज से, रिक्शे के लिहाज से, इस तरह करके मुख्तलिफ वेज में, कार्स के लिहाज से। और वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ही है ये जो आपको इतना ऑपरेट कर रहा है कि बेसिकली
सिस्टम है कितना सैटेलाइट्स का, 30 प्लस नेविगेशन सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। और ये इंट्रोड्यूस हुआ, कब हुआ इंट्रोड्यूस? 1953 में बाय अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब कंपोनेंट्स क्या हैं जीपीएस सिस्टम के, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं? एक होता है जिसमें स्पेस सेगमेंट, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, और एक होता है जी कंट्रोल सेगमेंट, जो ग्राउंड स्टेशन होता है, जो ग्राउंड पे मौजूद होता है, और उसके बाद रिसीवर जो यूजर कंपोनेंट होता है, जिससे वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। स्पेस सेगमेंट क्या है? The space component of the GPS global positioning system comprises the satellites that orbit the Earth at an altitude of 20,000 km above the Earth's surface for a period of 12 hours. तो बेसिकली इसमें वो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, कितने एल्टीट्यूड पे, कितनी बुलंदी पे? 20,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस फॉर द पीरियड ऑफ 12 आवर्स, 12 घंटों के लिए। The orbits are designed in such a way that 6 satellites are always within the line of sight from any location on the earth. तो बेसिकली ऑर्बिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप अगर अर्थ से भी उनको सैटेलाइट्स को देखना चाहें तो आउट ऑफ दीज सैटेलाइट्स आप 6 सैटेलाइट्स जो हैं उनको देख सकते हैं, और आप किसी भी लोकेशन से, अर्थ की किसी भी लोकेशन से वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि सेट ऑफ स्टार्स मैंने आपको पढ़ाया था, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहा जाते करते थे, लेकिन अगर सेट ऑफ सैटेलाइट्स भी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। जीपीएस चूजेस 2 सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, एक नेव स्टार है, एक ग्लोनास है, जो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ सैटेलाइट्स हैं, एक सैटेलाइट नहीं है बल्कि काफी ज्यादा मिकदार में सैटेलाइट्स हैं, काफी ज्यादा तादाद में सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद आता था कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट क्या होता है? ये बेसिकली मॉनिटर स्टेशंस हैं। इनमें क्या क्या है? 5 ग्राउंड बेस्ड मॉनिटर स्टेशंस, 3 एंटीनास, 3 एंटीने हैं, मास्टर कंट्रोल स्टेशन भी मौजूद है। तो बेसिकली कंट्रोल सेगमेंट ने सारा पर्पस जो है उसको वैल्यूएबल बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जो है वो 5 मॉनिटर स्टेशन जो हैं उन पे बेस करता है, 3 एंटीनास और सारा मास्टर कंट्रोल स्टेशन जो है वो इसके अंदर आता है। उसके बाद इसका की फंक्शन क्या है? ये आपके सैटेलाइट की प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर फंक्शनिंग को चेक करता है कि क्या जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, क्या उसकी मूवमेंट ठीक है, क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। इट यूजेस रडार। मैंने आपको रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग के बारे में पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें रडार के बारे में डिस्कस हुआ था। इट यूजेस रडार टू मेक श्योर द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट्स। रडार को यूज करते हुए प्रॉपरली हम देख सकते हैं कि सैटेलाइट की पोजीशन क्या है, सैटेलाइट अब किस तरह रिवॉल्व कर रहा है, कितनी स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है और कर क्या रहा है। कहीं ये भी हो सकता है कि जो चीजें होती हैं वो एज इट इज नहीं होती जैसे दिखाई जाती। उसके बाद रिसीवर्स, जीपीएस रिसीवर्स आर प्रेजेंट इन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स व्हिच रिसीव्स जीपीएस सिग्नल एंड डिटरमाइन देयर लोकेशन फ्रॉम सैटेलाइट। तो जीपीएस जो है वो बेसिकली स्मार्टफोन से, टैबलेट से ये के अंदर मौजूद होता है, जो जीपीएस सिग्नल्स को रिसीव करता है और उनकी लोकेशन जो है फ्रॉम सैटेलाइट डिटरमाइन करता है। आपके स्मार्टफोन की, आपके टैबलेट की, आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी अगर आपने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम करवाना है, आपने पता करवाना है कि आप फिलहाल किधर हो या किसी और को भी आपने इसमें इन्वॉल्व करना है, तो जीपीएस का रिसीवर सिस्टम। अब बेसिकली ये बताता क्या है, हमें लोकेशन ऑफ फ्रॉम सैटेलाइट बताता है और जीपीएस के सिग्नल्स के बारे में बताता है। उसके बाद की फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट का अपने प्लेनेट से डिस्टेंस कितना। उसके बाद आपको वाज द रिसीवर कैलकुलेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 4 टू मोर सैटेलाइट्स, इट एग्जैक्टली डिटरमाइन योर लोकेशन। अगर रिसीवर जो है वो डिस्टेंस जो है वो 4 और 5 सैटेलाइट से कैलकुलेट करें तो ये बेसिकली लोकेशन डिटरमाइन करता है। उसके बाद व्हाट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो बेसिकली
ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसमें ऑर्बिटल सेम पीरियड जो है सेम है एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऑर्बिटल पीरियड भी सेम है एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऑर्बिटल पीरियड क्या है? जो बेसिकली ऑर्बिट कर रहा है सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, और रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है? जो अर्थ अपने गिर्द घूम रही है उसको हम रोटेशन कहते हैं। नासा ने, ठीक है, रिसर्च एक लॉन्च किया था फर्स्ट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिनकॉम 1 ऑन Feb 14, 1963 बट स्टॉप सेंडिंग सिग्नल्स ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर्स। तो नासा ने बेसिकली जियो सिंक्रोनस स्टेशन जो है उसको लॉन्च किया, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। उसके बाद 5 months of later Syncom 2 was launched, effectively demonstrating the viability of the system। तो आपके सिस्टम को की वायबिलिटी देखते हुए 5 months आफ्टर दैट पहले सिंकॉम 1 था, फिर सिंकॉम 2 था, उसने इफेक्टिवली इसको लॉन्च किया ताकि इस सिस्टम की वायबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट अच्छे से कर सके। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। ये आज का हमारा लेक्चर था, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता।